बाकी डिस्ट्रिक्ट भी कवर करने जा रहा हूँ। उसमें कुछ प्रमुख जो विषय निकल कर आए हैं, मैं चाहता था आपसे जिनके बात शुरू करूँ ताकि उन विषयों को आपके समक्ष रखा जाए, ताकि पब्लिक के बीच में जाए, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो है वो जानी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जितनी भी अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं या सरपंच हैं, हर प्रकार हर जिनके पास अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। हम कह तो रहे हैं कि हमने पंचायती राज शुरू किया है, ब्लॉक का काम शुरू किया है, डीडीसी का पहली बार है, पहली बार बहुत सारी समस्याएं आएंगी भी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठी हुई जहां भी, उन्होंने जिस प्रकार इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए वो सारा एक जैसा नहीं चल रहा है। वो थोड़ी सी समस्याएं खड़ी आ रही हैं। अभी लेटेस्ट मेरा कठुआ में जाना हुआ, और कठुआ की जो मुख्य तौर पर समस्याएं थी, सर्वप्रथम उनकी समस्या थी यानी कि जिस प्रकार सांबा डिस्ट्रिक्ट में टोल है, उसको सांबा डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं वो फ्री, उनकी गाड़ी जो JK 021 जो है वो फ्री जाती है। वो चाहते हैं कि खासकर कठुआ डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी भी लखनपुर से वो फ्री आनी जानी चाहिए, ताकि कठुआ डिस्ट्रिक्ट वाले तो फ्री रह सके। और दूसरा उनका मुद्दा था जो कैपेक्स बजट रहता है। आजकल इनके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को जो बजट मिल रहा है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को बजट जो मिल रहा है, पंचायत जो मिल रहा है, वो सीधा एडमिनिस्ट्रेशन अपने तौर पर ही बैक टू विलेज का कार्यक्रम के अंतर्गत और बाकी के अंतर्गत उन्होंने यानी कि सारे का सारा बजट पहले ही यानी कि प्लान किया हुआ है। वो चाहते हैं कि किसी प्रकार का भी कोई प्लान करें तो खासकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को बिठाकर उनसे इनके बातचीत करके, उनके चर्चा करके, ताकि कहां पे किस चीज की जरूरत है उसको पूरा किया जाए। अपने जम्मू कश्मीर का जिस प्रकार का जिनका खित्ता है, ये एरिया है, और खासकर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जिस प्रकार की टूरिज्म डिपार्टमेंट को जिनके बढ़ावा मिल सकता है। आज आप देखेंगे, मैं बिलावर गया था, बिलावर में एक हॉस्पिटल बनने के लिए 4 साल से जिनके वो रुका पड़ा है, उसका बजट ही नहीं रिलीज हुआ, इनके आधा बना हुआ खत्म होने बंद होने के बाद वहां पे शुरू नहीं किया गया। तो इस प्रकार रोड कनेक्टिविटी के कार्यक्रम है, वहां के फॉरेस्ट लैंड बहुत सारी आती है, फॉरेस्ट वाले में बीच में अड़चन डालते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे नवाड का हो या कैपेक्स बजट हो या दूसरे जिस प्रकार के भी बजट हो, वो सब बजट का जब भी बात करें तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को बिठाकर, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिठाकर उनसे बातचीत करके कौन कौन सी गली बनानी है, कौन नाली बनानी है, कौन सा सड़क यानी कि चौड़ी करनी है, कौन सा काम करना है, ताकि उनके ध्यान में भी आए। यानी कि डीडीसी बनाने के बाद डीडीसी के पास यानी कि पावर्स तो हैं, लेकिन पावर्स क्या है, केवल मात्र बनने के बाद जिनके प्लान कर देंगे तो उसको बाद से देखने जाएंगे या नेगोशिएशन करने तक तो नहीं सीमित रहेगा, लोग उनसे पूछते हैं। दूसरा जो हमारा डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जितनी भी हैं, उनके पास अपना ऐसा कोई फंड नहीं। मान लो जैसे एमएलए के पास, एमपी के पास कुछ फंड्स रहते थे, डिस्क्रिप्शन फंड रहते थे। अभी जैसे बरसात हुई, आपने देखा होगा, लोगों के घर बह गए, घर टूट गए, सड़कें टूट गई, तो इमीडिएट यानी कि कहीं ना कहीं वो जाकर वहां पे अपनी ओर से यानी कि कुछ ना कुछ तो यानी कि सहारा दे सकते थे। मैं इतना पैसा दे सकता हूँ आपके घर के लिए, आपके उसके लिए, ताकि वो काम तो कर सकें। अगर ऐसा नहीं हो सका, उनके पास है ही कुछ नहीं, वो जाएंगे, लोग पूछते हैं अच्छा हमारे आप तो हमने इलेक्ट करके भेजा, तो आपके पास क्या है हमें देने के लिए। तो वो आकर जाएंगे डीसी को कहें, डीसी कहता मेरे पास पैसा नहीं, डिवकाम के पास जाएंगे, डिवकाम कहेगा हमारे पास पैसा नहीं है। तो इस प्रकार कैसे यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो कुछ कर पाएगी, सरपंच जो है वो कैसे कर पाएगा, ताकि ये सारा बजट जो है टैक्स बजट,
एक साथ वो जगह देखा जाए, पॉपुलेशन देखा जाए, एरिया देखा जाए, उस हिसाब से बांटा जाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष रखता हूं। जम्मू और सांबा को आप देख सकते हैं। जम्मू में 8 विधानसभाएं हैं जो इनके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में आती होंगी, और सांबा में कितनी आती हैं? 2। और दोनों का यानी कि टैक्स बजट जो है 10 करोड़ रुपए है। सांबा का भी 10 करोड़ का है, जम्मू का भी है। तो जम्मू का एरिया 4 गुना ज्यादा है। तो इसलिए यानी कि जहां का टैक्स बजट उस प्रकार से बढ़ना चाहिए, 4 गुना बढ़ना चाहिए। जहां पे 40 करोड़ तो होना चाहिए इनके पास, ताकि जहां के लोगों की डेवलपमेंट हो सके। तो इस प्रकार का वो काम बिल्कुल नहीं हो रहा। दूसरा, इरिगेशन का मैं बताता हूं। जैसे हमारी ये चिनाब नहर है, चिनाबी ये आपकी कनाल जो नहर है, इसकी डीसिल्टिंग होती है बीच में। एक समय था जब तक इसमें 700 क्यूसेक पानी यानी कि आता था। इसकी डीसिल्टिंग कम होने की वजह से आज 300 क्यूसेक पानी है। तो आप देखते हैं जब बहुत गर्मी पड़ती है, यानी कि चावलों की फसल लगती है, यानी कि गंदम की फसल लगती है, तो पानी कहाँ तक, टेल एंड तक पहुंचना चाहिए। कहाँ यानी कि आपका यानी कि हीरानगर वैसा कि वो अपना विश्वनाथ के आगे वगैरह एरिया, रिंजा वगैरह, आरसपुरा, वहां पे पानी नहीं पहुंच रहा। तो वो किस लिए नहीं पहुंच रहा? उसका कारण एक है कि जिस प्रकार का वो काम होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन ने उस प्रकार से उसको आज तक दिया नहीं किया। तो ताकि उसको भी ठीक प्रकार से करने का प्रयास करें। और बहुत सारी ऐसी यानी कि योजनाएं हैं, इतनी प्लानिंग है केंद्र की ओर से, जल शक्ति की ओर से। जैसे मैं आज आपको बताऊं कि अगर पहाड़ी क्षेत्र में आप जाएंगे, आपको घूमना मिलेगा, तो पहाड़ी क्षेत्र में पानी की इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि पानी जल शक्ति के जीवन के अभी शुरू किया गया है। बोरवेल यानी कि खराब हुए, कई यानी कि सालों से बंद पड़े हुए। मैं गिन कर आया हूं 154 यानी कि बोरवेल जो हैं मेरे पास, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्टों के पड़े हुए हैं, वो बंद पड़े हैं। उसको चालू नहीं किया गया, लागू इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो वो पानी कहां से लोग लाएंगे, कहां से पिएंगे, कहां जाएंगे? वो पुराने वाला जमाना आ गया, गड़ा उठाएंगे तो फिर जाएंगे वो नहर के किनारे से, वहां से पानी लाएंगे। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमें यानी कि उनके लिए बन रही हैं। और लोग आजकल सीधा पूछते हैं डीडीसी को या बीडीसी को। तो बीडीसी और डीडीसी को सशक्त करना, मजबूत करना, सुदृढ़ करना, ये दायित्व बनता है एडमिनिस्ट्रेशन का। और एडमिनिस्ट्रेशन जिस प्रकार से उसको करना चाहिए वो यानी कि उसको करने दे। और खासकर मैं चाहता हूं कि जहां हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, मेहता साहब आए दिन नए नए यानी कि कानूनों पर उनको बहुत सारी महारत हासिल है। कानून बनाने में बहुत ही बहादुर है। और कानून बनाने के बाद आज आप बता दीजिए, पूरे 5 डिस्ट्रिक्टों में देख चुका हूं कि लगभग 12,000 से ऊपर यानी कि काम होंगे जो नए शुरू होंगे। उनकी टेंडर की कहा गया, छोटे से छोटा काम होगा उसका भी टेंडर होगा। जबकि कहा गया था 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में ये काम जो है उसका टेंडर ना हो, उसको यानी कि पंचायत पर छोड़ा जाए, सरपंच से या बीडीसी चेयरमैन या डीडीसी का मेंबर मिलकर आपस में वो काम यानी कि कोई ना कोई यानी कि किसी को दे, ताकि वहां पे इमीडिएट काम हो सके। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप जहां के आरडीडी डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर साहब बैठते हैं, आप वहां पे चले जाइए। उन जहां जम्मू का कह रहा हूं मैं, बाकी वाले छोड़ दीजिए। इनके पास 3800 टेंडर हैं और पिछले 4 महीने से लगे हुए हैं। ये टेंडर अभी तक मुश्किल से 200-250 से ऊपर टेंडर नहीं निकाल सकते। तो 3800 कब निकालेंगे? आने वाले 5 वर्षों में। तो पैसा यानी कि ऐसा जैसे का ऐसा पड़ा रहेगा। जहां तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दो, एम्प्लॉयज वहां पे लगाओ, कंप्यूटर लगाओ, ताकि टेंडर यानी कि लगे, टेंडर लोग यानी कि लें, काम करें, काम करने के बाद उसकी कोई ना कोई उपलब्धि प्राप्त हो। केवल मात्र कहा जाए कि इसकी डेवलपमेंट हो रही है, इतना हम डेवलप करेंगे, इतना डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सारी मुश्किलातें यानी कि पेश आ रही हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के नाते इन डीडीसी मेंबर्स को, बीडीसी मेंबर्स को, सरपंच को। तो ये सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैंने तो अभी कुछ डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की है। आने वाले समय में यानी कि मैं एलजी साहब से यानी कि मिलने वाला हूं इन सब चीजों को लेकर। एलजी साहब से मेरी बात हुई थी,
तो मैं कहूँगा मुझे 1 घंटे का समय चाहिए आपसे बातचीत करने के लिए सारी चीज़ों पर, ताकि खुलकर मैं आपसे बातचीत कर सकूं, ताकि पब्लिक के जो काम है, पब्लिक ने जो करना है वो आपके समक्ष किया जा सके। अन्यथा यानी कि आज की डेट में डीडीसी मेंबर, डीडीसी का चेयरमैन, डीडीसी काउंसिल, बीडीसी का चेयरमैन, बीडीसी चेयरमैन को 25 लाख कहा जाए। यानी कि मैं कहता हूं कि कहते हैं सरपंचों को हम बहुत दे रहे हैं। सरपंचों को आजकल पावर किसके पास है? सरपंच के पास। सरपंच नया चुना गया, उसको पता ही नहीं है। ग्राम सेवक को सब कुछ दिया गया। ये जो आप मान लो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अंतर्गत 1 जन के आज से 20 वर्ष पहले जो सर्वे किया गया होगा, उसमें से जो डेटा जिन्होंने निकाले होंगे, जिनके वो मिलना चाहिए बेनिफिट आवास योजना का, वही लिस्टें आज भी चल रही हैं। और उनमें से 75% लोग ऐसे हैं जिनके घर पक्के तो क्या, उनके बेटे कोई फॉरेन में है, कोई आर्मी में है, कोई आईएएस अफसर है, कोई केएएस अफसर है, और उनके घर में 2-2 गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन वो बीपीएल के अंतर्गत आ रहे हैं और उनका बेनिफिट आवास योजना का उनको जा रहा है। और इनकी मैंने कहा टोटल स्क्रूटनी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं खासकर एलजी साहब से डिमांड करूंगा इस मामले में प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंतर्गत तुरंत इसकी इंक्वायरी की जाए, और इंक्वायरी करने के बाद जो बेनिफिशियरी बनता है, जो बेनिफिट जिसको मिलना चाहिए, उसको इनके दिया जाए। जो जिसका नहीं बनता, जो ठीक हो चुका है, जो अपनी अर्निंग सोर्स जिसका ठीक ठाक है, ठीक ठाक संपन्न परिवार है, उसको क्यों दी जा रहा है? इनके उसकी कोठी यानी कि आज करोड़ों में है, लेकिन उसको आवास योजना का पैसा मिल रहा है। 1 बार नहीं मिला, 3-3 बार लिया गया है के लोगों ने 3-3 बार यानी कि आवास योजना का पैसा लेते, क्योंकि बीपीएल के अंतर्गत आ रहे हैं। आज राशन जो फ्री मिल रहा है उनको मिल रहा है। मैं कहता हूं कि आप जाकर ग्रामीण क्षेत्र में एक बार चक्कर लगाएंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। मैंने 4-5 जन के सरपंचों के खिलाफ जन के लेटर लिखा था, वहां इंक्वायरी शुरू हुई है, और आने वाले दिनों में सब जगहों पे इसी प्रकार में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है उनको लेटर लिखने वाला हूं, जो आप सब जगह इसकी इंक्वायरी करवाएं। और खासकर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंतर्गत जितने भी आवासों की है, यानी कि जो जिसकी जरूरत है, जिसको रिक्वायरमेंट है, उसको दिया जाए। जो गरीब है, चाहे वह किसी भी जाति से हो, केवल एक बार आपने यानी कि ये कर दिया, इस जाति को मिलना, इसको नहीं मिलना, इसको मिलना, उसके लिए नुकसान हो रहा है। तो इसलिए बहुत सारे यानी कि बिंदु हैं। आज मैं एक नहीं कहता, कम से कम 25-30 बिंदु मेरे पास होंगे, पॉइंट्स होंगे। अगर मैं सारे गिनाना चाहूं तो घंटा 1.5 घंटे का समय लगेगा। इसलिए मोटे मोटे शब्दों में मैं आपके समक्ष यानी कि डीडीसी की प्रॉब्लम जो हैं वो आपके समक्ष रखी हैं, जो मेरे सामने 5-6 यानी कि डिस्ट्रिक्टों में आई हैं। अभी गया हूँ, बाकी डिस्ट्रिक्टों में मुझे घूमना है, श्रीनगर भी घूमना है, श्रीनगर का भी देख रहा हूँ। तो सब जगहों पे जैसे ही लगेगा तो आने वाले दिनों में तो दूसरी बार मैं आपसे बैठूंगा और कुछ पॉइंट्स जो मिलेंगे मुझे वो आपके समक्ष में रखने की कोशिश करूंगा। ये मेरा प्रयास रहेगा। शेर जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने कहा मैं लोगों के बीच में गया, उनकी प्रॉब्लम सुनी, आपने वो प्रॉब्लम हमारे प्रेस वार्ता के जरिए हम तक पहुंचाई, आपने उनके सोल्यूशन भी पहुंचाए। आखिरकार इस स्थिति को लेकर किसको जिम्मेवार आप नहीं मानते? क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई? ये सीधी जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठी हुई है, चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक, ग्राम सेवक तक जो व्यक्ति है वो सारा जिम्मेवार है। मैं कहता हूं कि हाउसिंग डिपार्टमेंट का काम था, जब जो गांधीनगर का इतना बड़ा पावर प्लान धीरे कुमार ने खड़ा कर दिया, इस जैसा यानी कि निकम्मा आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसे शख्सों को जहां पे लगाया गया है, और मेहता साहब मैंने कहा कि जिस प्रकार की वो बातें करते हैं, जिस प्रकार का वो काम करते हैं, मुझे समझ नहीं आई आज तक उसकी। और उसको फिर भी बढ़ावा मिल रहा, किस लिए मिल रहा मैं नहीं जानता। 3-4 लोग यानी कि एडमिशन में बैठे हुए हैं, जो मैं कहता हूं कि काली भेड़ कहना चाहिए, जो इस पूरे जम्मू कश्मीर की एडमिशन को बदनाम कर रहे हैं। इंतजार किस बात का है? सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा हुआ है मनोज सिन्हा जी किसी पार्टी के नहीं हो सकते। उपराज्यपाल है, केंद्र शासित प्रदेश जरूर हो सकता है,
इसलिए उसका राय है। केंद्र से हम जो गुहार लाएंगे, बात करेंगे अमित शाह जी। मैं क्या सब चीजें जहां तक नहीं पहुंचाने वाला, हर डिपार्टमेंट को पहुंचाने वाला, हर मंत्रालय को जिस रिक्वायरमेंट होगी उस मंत्रालय तक वो पत्र पहुंचाने वाला हूं कि जहां पे इस प्रकार का काम हो, ताकि वो वहां पे अपने उपराज्यपाल को पत्र लिखें, इन चीजों को ठीक करवाने का प्रयास करें।